बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी। किताब में इसकी अच्छी डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है, तो हमें डेफिनेशन से स्टार्ट करना चाहिए। रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन करते हैं द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ एन अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद, डिसइंटीग्रेशन मतलब ब्रेक होना। अनस्टेबल न्यूक्लियस का खुद ब खुद ब्रेक होना रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। During this process, alpha, beta and gamma rays are produced. जब न्यूक्लियस ब्रेक होता है तो उसमें से अल्फा, बीटा या फिर गैमा रेज निकलती हैं। This occurs when the nucleus of an atom has an imbalance of protons and neutrons. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का न्यूक्लियस अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इम्बैलेंस्ड होते हैं, इसलिए वो ब्रेक होता है और ब्रेक होके कोई पार्टिकल रिलीज करता है और वो न्यूक्लियस किसी और न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो एटम किसी और एटम में कन्वर्ट हो जाता है। पीरियोडिक टेबल के अंदर लेड से आगे जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, ये सारे रेडियो एक्टिव हैं। इनको हम कहते हैं नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इनके अलावा जो बाकी स्टेबल एलिमेंट्स हैं ना, उनके कुछ आइसोटोप्स हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं। जैसे आपने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पढ़े हुए हैं ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इसमें से जो ट्राइटियम है ये रेडियो एक्टिव है। इसका एटॉमिक मास होता है 3। कार्बन का मास होता है 12, लेकिन एक होती है कार्बन 14 मास वाली कार्बन, ये भी रेडियो एक्टिव है। आइसोटोप्स में आपको पता है ना कि एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता, सिर्फ एटॉमिक मासेस ही चेंज होते हैं। जो मैंने आपको बताया ना, लेड से आगे वाले सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इनके भी आइसोटोप्स पाए जाते हैं और वो भी रेडियो एक्टिव हैं और उनके मैसेज डिफरेंट होंगे लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होंगे। जैसे ये है हमारे पास यूरेनियम के आइसोटोप्स। अब किताब से पढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी के फिनोमिनन को एक फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बैकरल ने 1896 में डिस्कवर किया था, जब वो पिच ब्लेंड के साथ काम कर रहा था। पिच ब्लेंड एक मिनरल है, यूरेनियम होता है इसके अंदर। मिनरल आपको पता है ना किसको कहते हैं? मिनरल्स सॉलिड होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक यानी ये बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के जरिए ना बने हों, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ना बने हों। इनकी एक खास शेप हो, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो इनका, और ये नेचुरली अकरिंग होने चाहिए, यानी कुदरती तौर पे ये बने हों दुनिया में, इनको आर्टिफिशियल तरीके से ना बनाया गया हो। तो जो भी चीज़ इन क्राइटेरियाज पे पूरी उतरती है उसको हम कहते हैं मिनरल। तो पिच ब्लेंड ये भी एक मिनरल है और इसके अंदर यूरेनियम मौजूद होता है और यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो हेनरी बैकरल जब इसके साथ काम कर रहा था ना, तब उसने आइडेंटिफाई किया रेडियो एक्टिविटी को। इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर वर कंटिन्यूअस इमिशन ऑफ सम इनविजिबल रेज। उसने देखा कि कंटिन्यूसली पिच ब्लेंड में से कुछ इनविजिबल रेज निकल रही हैं। These rays were producing bright spots on photographic plates, ionizing gases penetrating through thin metal sheets and producing fluorescence on zinc sulfide screen. ये रेज फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर भी ब्राइट स्पॉट्स प्रोड्यूस करती हैं, गैसेस को आयोनाइज भी कर लेती हैं, यानी गैस के एटम के साथ जब टकराएंगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देंगी और वो गैस का एटम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव आयन में। थिन मेटल की शीट्स में ये पेनिट्रेट भी कर जाती हैं और जिंक सल्फाइड स्क्रीन के साथ जब टकराती हैं तो वहाँ पे भी फ्लोरेसेंस यानी कि लाइट प्रोड्यूस करती हैं। फर्दर इट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट कूलिंग, हीटिंग एंड कंप्रेशन डिड नॉट अफेक्ट दीज रेडिएशंस। ये भी देखा गया कि कूलिंग, हीटिंग यानी टेम्परेचर का और कंप्रेशन यानी कि प्रेशर का इन रेडिएशंस के ऊपर कोई असर नहीं है। इसलिए तो हमने कहा था कि रेडियो एक्टिविटी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी खुद ब खुद होता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर या प्रेशर ये उस पर बिल्कुल असरअंदाज नहीं होते। However, wrapping of pitch blende in lead sheet could stop the emission of these rays. जब पिच ब्लेंड को लेड की शीट के अंदर लपेटा गया तो उस लेड की शीट ने उन रेडिएशंस को बाहर निकलने से रोक दिया। शुरू में तो इन रेस को बैकरल रेस कहा जाता था, लेकिन बाद में मैरी क्यूरी ने इनको नाम दिया रेडियो एक्टिव रेस। और जो एलिमेंट्स
रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं उनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी। अक्सर लोग इन हस्बैंड वाइफ के नेम्स गलत लेते हैं, पेरी क्यूरी एंड मैरी क्यूरी, हालांकि इनके नाम हैं पियर क्यूरी एंड मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी और उसके हस्बैंड पियर क्यूरी, इन्होंने मिनरल पिच ब्लेंड में से रेडियो एक्टिव कंपोनेंट्स को सेपरेट किया और उसमें से उन्होंने पोलोनियम और रेडियम इन दोनों को निकाला। ये दोनों ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से मैरी क्यूरी और पियर क्यूरी इन दोनों ने पोलोनियम और रेडियम को डिस्कवर किया। तो इन दोनों एलिमेंट्स को किसने डिस्कवर किया, नेम्स याद रखिएगा, मैरी क्यूरी और पियर क्यूरी ने। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जब उनमें से रेडिएशंस निकलती हैं तो फिर वो किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाती हैं, और ये सिलसिला कंटिन्यू रहता है जब तक कि वो एलिमेंट लेड 82 में ना कन्वर्ट हो जाए। 82 लेड का एटॉमिक नंबर है। ये देखें, ये है यूरेनियम का एक एटम, इसका मास है 238। इसने एक अल्फा पार्टिकल रिलीज किया और ये थोरियम में कन्वर्ट हो गया। बुक में स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि एक रेडियो एक्टिव एटम सिर्फ एक पार्टिकल रिलीज करता है और वो किसी दूसरे एटम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यूरेनियम का एक एटम, इसने अल्फा पार्टिकल रिलीज किया और ये थोरियम में कन्वर्ट हो गया। थोरियम एक बीटा पार्टिकल रिलीज करेगा और प्रोटैक्टीनियम में कन्वर्ट होगा। लेकिन हमारे पास एक एटम तो नहीं होते ना, हमारे पास तो सैंपल होता है। मेरे पास यूरेनियम का एक सैंपल है, इसके अंदर तो बिलियंस एटम मौजूद होंगे। तो इसलिए इस सैंपल में से कंटिन्यूअसली रेडिएशंस निकलती रहेंगी, कभी अल्फा, कभी बीटा, कभी गैमा। एक और बात, रेडियो एक्टिविटी रैंडम प्रोसेस होता है। एक एटम कब डिके होगा ये हमें नहीं पता, ये उस एटम की अपनी मर्जी है। यानी आप ये ना समझें कि एक यूरेनियम का सैंपल है, इसके अंदर सारे ही यूरेनियम के एटम्स हैं ना, तो ये सारे एक ही साथ डिके होके थोरियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर वो थोरियम के सारे एक ही साथ डिके होंगे और किसी और में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, भले आपके पास सारे यूरेनियम के ही एटम्स क्यों ना हो, लेकिन ये रैंडम प्रोसेस है। जिस एटम का जब दिल करेगा वो तब डिके होगा। हो सकता है कोई अभी डिके हो जाए, हो सकता है कोई कल हो सकता है कोई कहे मैं बिलियन ईयर्स के बाद डिके होऊंगा। ये बातें किताब में तो नहीं लिखी हुई हैं, लेकिन ये बातें हैं बहुत इंटरेस्टिंग। हाफ लाइफ ये क्या होती है? हाफ लाइफ एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें एक रेडियो एक्टिव सैंपल आधा डिके होके किसी और में कन्वर्ट होता है। जैसे मेरे पास यूरेनियम है 238, इसकी हाफ लाइफ होती है 4.5 बिलियन ईयर्स। इसका मतलब 4.5 बिलियन ईयर्स के बाद इस सैंपल में से आधा यूरेनियम डिके हो गया होगा। यानी आधा तो अब यूरेनियम खत्म हो गया ना, वो तो किसी और में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो आधा रह गया है ना, अब समझ लें ये एक सैंपल है यूरेनियम का। इसकी हाफ लाइफ भी वही है 4.5 बिलियन ईयर्स। तो 4.5 बिलियन ईयर्स के बाद इसमें से भी आधा डिके हो गया होगा, और देखिए अभी भी कुछ रह गया है। आपके पास अगर थोड़ी भी अमाउंट है ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, तो उसके लिए भी हाफ लाइफ उतनी ही रहती है। सपोज करें आपके पास बहुत थोड़ा यूरेनियम है, सिर्फ 2 ग्राम, तो 4.5 बिलियन ईयर्स के बाद सिर्फ 1 ग्राम यूरेनियम डिके हुआ होगा और बाकी अभी 1 ग्राम पड़ा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के बारे में। न्यूक्लियर रेडिएशंस आर आल्सो प्रोड्यूस्ड व्हेन अ स्टेबल एलिमेंट इज बम्बार्डेड और स्टक बाय अ न्यूक्लियर पार्टिकल। अगर हम किसी स्टेबल एलिमेंट के ऊपर कोई न्यूक्लियर पार्टिकल बम्बार्ड करें, बम्बार्ड करना मतलब जोर से मारना, जैसे न्यूट्रॉन को या फिर अल्फा पार्टिकल को, तो उस स्टेबल एलिमेंट का न्यूक्लियस भी ब्रेक हो जाता है। इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि ये खुद नहीं हुई, नेचुरल नहीं है, ये हमने खुद कराई है। टाइप्स ऑफ रेडिएशंस। रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव मटेरियल को लेड बॉक्स के अंदर रखा, सामने एक फोटोग्राफिक फिल्म लगाई और उस रेडियो एक्टिव सैंपल में से जो रेडिएशंस निकली अल्फा, बीटा और गैमा, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा। तो उसने नोट किया कि अल्फा पार्टिकल्स नेगेटिव की तरफ मुड़े हैं, बीटा पार्टिकल्स पॉजिटिव की तरफ, और गैमा रेस स्ट्रेट गई हैं, वो किसी भी तरफ मुड़ी नहीं है। तो इससे पता चला कि अल्फा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा के ऊपर नेगेटिव और गैमा रेस के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे तो अल्फा रेस साउथ पोल की तरफ मुड़ेंगी और बीटा रेस नॉर्थ पोल की तरफ।
अब इस चार्ट में अल्फा, बीटा और गामा रेस के बारे में लिखा गया है। मैस को देख लेते हैं। अल्फा पार्टिकल का मैस होता है 4 AMU, बीटा का 1/1836 AMU और गामा का कोई मैस नहीं होता। अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसलिए मैस होता है 4। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता ना, चार्ज तो प्रोटॉन पे होता है ना, पॉजिटिव, इसलिए हम कहते हैं कि अल्फा के ऊपर चार्ज होता है डबल पॉजिटिव। बीटा पार्टिकल असल में इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनका मैस वही है जो इलेक्ट्रॉन का मैस होता है। गैमा रेस तो एनर्जी है, इनके अंदर एनर्जी के पैकेट्स होते हैं जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं। इनके अंदर कोई पार्टिकल नहीं होते, इसलिए इनके ऊपर चार्ज भी कोई नहीं होता। कंपोजिशन और डिफ्लेक्शन ये मैं बता चुकी हूँ। आयनाइजेशन पावर देख लेते हैं। आयनाइजेशन पावर यानी कि किसी चीज़ को आयंस में कन्वर्ट करना। अल्फा पार्टिकल्स की आयनाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा है, बीटा रेस के मुकाबले में 100 टाइम्स ज़्यादा और गैमा रेस के मुकाबले में 10,000 टाइम्स ज़्यादा। बीटा रेस की आयनाइजेशन पावर कम होती है और गैमा रेस की तो बहुत ही कम होती है। पेनिट्रेशन पावर यानी कि चीज़ के अंदर घुसने की सलाहियत अल्फा रेस की कम होती है, बीटा रेस की उससे थोड़ी ज़्यादा होती है और गैमा रेस की बहुत ज़्यादा होती है। स्पीड की बात करें तो अल्फा पार्टिकल की स्पीड बहुत कम होती है, लाइट की स्पीड के मुकाबले में सिर्फ कोई 10% या 20%। बीटा पार्टिकल की स्पीड लाइट से मिलती जुलती है, लाइट की स्पीड के 99% होती है और गैमा रेस की स्पीड बिल्कुल लाइट वाली ही होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि जब एक न्यूक्लियस किसी और न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है ना, तो वो अल्फा या बीटा पार्टिकल इमिट करके होता है। गैमा रेस की इमिशन से कभी भी एक न्यूक्लियस या एटम किसी और में कन्वर्ट नहीं होता। गैमा रेस तो सिर्फ एनर्जी होती हैं। जब एक एटम बहुत अनस्टेबल हो जाए, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, तो तब वो गैमा रेस को रिलीज कर देता है। गैमा रेस ना साथ ही इमिट होती हैं, कभी अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ तो उसके साथ गैमा रेस भी इमिट हो जाती हैं, या बीटा पार्टिकल रिलीज हुआ तो उसके साथ रिलीज हो जाएंगी। गैमा रेस के रिलीज होने से एक न्यूक्लियाई किसी और में नहीं आता। सेल्फ असेसमेंट में जो बातें पूछी गई हैं वो सारी आपको पता ही हैं। मोलर मैस होता है अल्फा पार्टिकल का 4 ग्राम पर मोल। न्यूक्लियर रेडिएशंस के फायदे, एक तो मेडिकल फील्ड के अंदर जिस तरह का इस्तेमाल एक्स रेस का है ना, वही वाला इस्तेमाल गैमा रेस का भी है। बोन फॉर्मेशन को देखने के लिए कि बोन किस तरह से बन रही है, ये जैसे एक्स रेस के जरिए कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है रेडियोथेरेपी में, वैसे ही रेडियोथेरेपी में गैमा रेस भी यूज़ हो जाती हैं कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। रेडियो आइसोटोप्स की कुछ अमाउंट न्यूक्लियर मेडिसिन्स में भी मौजूद होती है। इन मेडिसिन्स के अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। ये मेडिसिन जब बॉडी के अंदर जाती है ना, तो वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप ट्रैवल करके एक ख़ास जगह पे जाता है और फिर कैमरे के ज़रिए उस रेडियो एक्टिव आइसोटोप को देखा जाता है कि वो कहाँ पे मौजूद है और उसके आसपास के हालात फाइंड किए जाते हैं कि वो ऑर्गन सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये यहाँ या फिर वहाँ पे कोई मसला तो नहीं है, और अगर कोई मसला होता है तो वो भी ठीक किया जाता है। आपने सीटी स्कैन सुना हुआ है, वैसे ही एक पेट स्कैन भी होता है। इसके अंदर गैमा रेज यूज़ होती हैं और बॉडी के अंदर किसी ट्यूमर या किसी और एबनॉर्मेलिटी का पता लगाया जाता है। न्यूक्लियर मेडिसिन्स इलाज भी कर लेती हैं। इनके अंदर जो रेडियो आइसोटोप की अमाउंट होती है वो रेडिएशंस इमिट करती है और उससे कैंसर सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर इन रेडिएशंस को इस्तेमाल करके सीड्स को चेंज किया जाता है ताकि वो सीड्स अच्छी क्वालिटी के बन जाएं और उससे अच्छी क्वालिटी की फसल बन सके। न्यूक्लियर रेडिएशंस एनर्जी की प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल होती हैं, जैसे पावर प्लांट्स होती हैं। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट ये बिजली बनाता है और इसकी बेस न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं। इन पावर प्लांट्स के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, फिशन रिएक्शन होता है इसके अंदर, इसकी डिटेल आप फिर कभी आगे जाके पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे कि यूरेनियम इस्तेमाल होता है। नतीजा ये निकलता है कि इस रिएक्शन से बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फिर उस एनर्जी से वाटर को गर्म किया जाता है, उससे स्टीम बनती है, फिर स्टीम से टरबाइन चलती है और बिजली प्रोड्यूस होती है। इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को भी चेक किया जाता है इनके ज़रिए। जैसे कोई प्लास्टिक है या कोई और मेटल है, उसकी थिकनेस का पता लगाया जाएगा, उसमें से रेज़ को गुजारा जाएगा कि उसकी थिकनेस ठीक है या नहीं ठीक है, उसकी क्वालिटी किस तरह की है। जियोलॉजी की फील्ड में रॉक्स को स्टडी किया जाता है गैमा रेज़ वगैरह यूज़ करके।
और 6th पॉइंट में वो बातें लिखी हुई हैं जो शुरू में एक बॉक्स बना हुआ है ना, डू यू नो वाला, इसके अंदर लिखी गई हैं। कार्बन 14 इसके मुतालिक। कार्बन 14 आइसोटोप के ज़रिए हम फॉसिल्स की या आर्टिफैक्ट्स की एज फाइंड कर सकते हैं। फॉसिल्स जो पहले जानदार पाए जाते थे, प्लांट्स या एनिमल्स, उनके जो ढांचे मौजूद हैं दुनिया में, जैसे डायनासोर्स इंसान ने देखे तो नहीं हुए ना, उसके फॉसिल्स मिले हैं, तभी हमें पता चला है कि पहले डायनासोर्स भी पाए जाते थे। आर्टिफैक्ट्स जो चीज़ें मौजूद हैं पिछले ज़मानों की, उनकी एज फाइंड की जा सकती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कार्बन 14 ये वाला आइसोटोप मौजूद होता है। अब ये तो रेडियो एक्टिव है, इसकी भी एक हाफ लाइफ होती है। तो जो इस फील्ड के माहिर होते हैं ना, वो फिर पता लगाते हैं कि कितना कार्बन 14 डिके हो गया और कितना रहता है, और इस तरह से उस फॉसिल की एज फाइंड करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। अस्सलामुअलैकुम।